हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सबकी आईआईटी जेई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्पेशली जो बच्चे 2022 में अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो बस रिवीजन पे जुटे हुए होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पेपर का डिस्कशन करने वाला हूं और ये है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री। 2 साल पहले ये एग्जामिनेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था। इसके अंदर पहले एनएससीसी का पेपर होता था, उसके बाद उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होते थे वो आईएनसीएचओ का पेपर देते थे। कोविड की वजह से पिछले साल ये तय किया कंडक्टिंग बॉडी ने कि लेवल 1 एंड लेवल 2 को मर्ज करके एक ही पेपर में ले लेते हैं। तो पार्ट 1 जो बना वो बन गया आपका एनएससीसी टाइप का पेपर एंड पार्ट 2 जो है वो आईएनसीएचओ का पेपर। आईएनसीएचओ 2 घंटे के लिए एंड जो एनएससीसी है वो 1 घंटे का पेपर रह गया। लेकिन पिछले 2 साल से जो पेपर का लेवल आ रहा है वो बहुत ही गजब का पेपर दे रहे हैं। इससे पहले नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री जो एनएससीसी का पेपर होता था वो काफ़ी आसान होता था, बहुत नॉर्मल बच्चा उसको बना लेता था। लेकिन इस बार उन्होंने 1 घंटा 15 मिनट के अंदर 25+7 अराउंड 32 क्वेश्चंस देने लगे हैं। एंड लास्ट के जो 7 क्वेश्चंस होते हैं दे आर गोइंग टू बी मल्टी करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड जो इवन जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 का भी फर्स्ट पार्ट है जिसमें 25 मल्टी करेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल भी बहुत अच्छा है। तो ये जो पेपर है ना बच्चों, ये सिर्फ ओलंपियाड का पेपर नहीं है, क्योंकि आईआईटी जेई का कंप्लीट सिलेबस इसमें शामिल है। फर्स्ट पार्ट का 2 हिस्सा है, जो मल्टी करेक्ट टाइप है वो आपके एडवांस में बहुत काम आने वाला है, और जो सिंगल करेक्ट चॉइस का क्वेश्चन है वो आपको जेई मेन में बहुत हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट कई क्वेश्चन का लेवल जेई एडवांस के लेवल का है। तो जो बच्चा आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है उसको ये पेपर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। बच्चों, इस पूरे पेपर को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैं जो सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उनके करीब 10 से 15 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। रिमेनिंग पार्ट 2 में आएगा एंड पार्ट 3 में मल्टी करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, इन ए कंपाउंड एक्स नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज आर रेस्पेक्टिवली। ये जो गिवन मॉलिक्यूल है इसके अंदर कुछ कायरल सेंटर और कुछ पेप्टाइड लिंकेज शामिल है। आपको आइडेंटिफाई करना है कितने कितने हैं। बेसिकली ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ नजर आएगा एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है CONH। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें दोनों तरफ अमीनो एसिड मिलेंगे। एक आपको पेप्टाइड लिंकेज यहाँ भी मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं। एंड कायरलिटी की बात करें तो एक कार्बन आप देख सकते हो यहाँ पे कायरल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे H होगा एक, और एक कायरल कार्बन यहाँ भी मौजूद है। तो एक कायरल कार्बन ये हो गया, एक कायरल कार्बन ये हो गया, यानी 2 पेप्टाइड लिंकेज एंड 2 कायरल कार्बन। आंसर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ओके गाइस, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चले जाएं। Which of the following reaction is not an example of Lewis acid based reaction? इनमें से इन चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन ऐसा है जो लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं है। आप पहली रिएक्शन को देखो बहुत ध्यान से, आपको नजर आएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक आयन में चला जा रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे I3- I- में रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर लुईस एसिड बेस शामिल नहीं है। बाकी रिएक्शंस को यदि आप ध्यान से देखते हो तो कहीं ना कहीं लोन पेयर का डोनेशन और एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है, चाहे आपका ये रिएक्शन हो, ये रिएक्शन हो, ये रिएक्शन हो, तीनों में लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। केवल पहला रिएक्शन ऐसा जिसमें केवल रिडॉक्स हो रहा है, लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शंस नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्टूडेंट इंटेंडेड टू प्रिपेयर 100 ml 10 ppm सोल्यूशन ऑफ K प्लस आयन। पोटेशियम आयन का 10 ppm सोल्यूशन बनाना है और 100 ml का प्रिपरेशन करना है। He made appropriate calculations, weighed the salt accordingly, and prepared the solution. However, after making the solution, he realized that salt he used was KNO3, not KCl. So, the concentration of K plus कितना होना चाहिए? Okay? तो 10 ppm का सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन है। तो यदि मैं पोटेशियम आयन का ppm का फॉर्मूला लगा दूं जो कि होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे K प्लस है जिसके रिस्पेक्ट में 10 ppm दिया हुआ है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। ये हमें 10 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मैं वेट ऑफ K प्लस निकाल सकता हूँ। वेट ऑफ K प्लस आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मिलीलीटर में लेता हूँ मैं, 100 हो जाएगा। एंड
divided by 10 raised to the power minus 6, this comes out to be 10 raised to the power minus 3. ओके, ये पोटेशियम आयन का वेट हो गया. तो मोल ऑफ पोटेशियम आयन कितने हो गए? मोल ऑफ पोटेशियम आयन हो गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 39. एंड मोल ऑफ KCl कितना होना चाहिए था अगर ये KCl होता अपॉन 39 सेम मोल? तो वेट ऑफ KCl कितना होना चाहिए? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 अपॉन 39 इतना मल्टीप्लाइड बाय 74.5 जो कि KCl का मॉलिक्यूलर वेट है. लेकिन उसने गलती से इतना ग्राम KCl का नहीं KNO3 का वेट कर लिया था. तो अगर यही वेट KNO3 का ले लें, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, तो वेट ऑफ KNO3 कितना हो जाएगा? यही x हो जाएगा. तो मोल ऑफ KNO3 कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 101. तो पोटेशियम के मोल भी इतने ही हो जाएंगे. तो मोल ऑफ पोटेशियम कितना हुआ? K प्लस इज इक्वल टू x अपॉन 101. तो वेट ऑफ K प्लस कितना हो गया? x डिवाइडेड बाई 101 मल्टीप्लाइड बाई 39. एंड अब अगर आप ppm ऑफ पोटेशियम आप निकालोगे तो वेट ऑफ पोटेशियम आयन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन जो कि 100 ग्राम ले रहा हूं मैं, 100 ml को 100 ग्राम मान रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6. इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे बच्चों, दिस कम्स आउट टू बी 7.37. यानी ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया ए. ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग निकाल लीजिएगा, बट हमने कंप्लीट मेथड बता दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. खूबसूरत सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन NaOH, B इज इन HCl, C इज इन बोथ. यानी जो A ऑक्साइड है वो आपका क्या है, B क्या है और C क्या है, यानी उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है ये बताना है. तो चलिए बच्चों करते हैं, आप लोग ट्राई करो, हमें भी ट्राई करने दो. A क्योंकि NaOH में सॉल्युबल है तो A एसिडिक हो जाएगा. B क्योंकि HCl में सॉल्युबल है तो बेसिक हो जाएगा. C क्योंकि दोनों में सॉल्युबल है इसलिए एम्फोटेरिक हो जाएगा. तो बेस्ट ऑप्शन योर CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, Na2O बेसिक ऑक्साइड है, एंड जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, इसलिए आपका B ऑप्शन इज गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5. Ascorbic acid, vitamin C, a naturally occurring water soluble vitamin and abundantly found in lemon, shows antioxidant properties in ascorbic acid OH with the lowest pKa value. ओके गाइस, ट्राई करो और बताओ. पॉज कर सकते हो वीडियो और ट्राई करके फिर आप सोल्यूशन देखो. लोवेस्ट pKa का मतलब हाईएस्ट के हाईएस्ट होना चाहिए, यानी मोस्ट एसिडिक OH ग्रुप निकालना है आपको, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है. अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर अगर मैं थर्ड OH का H निकाल दूं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड है बहुत दूर तक, राइट, फाइनली जाके ऑक्सीजन पे लैंड करेगा. तो ये डीलोकलाइजेशन सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है. तो मोस्ट स्टेबल एनायन यहाँ से बनेगा अगर मैं थर्ड पोजीशन से H को निकाल दूं. अगर आप फोर्थ से निकालोगे तो इतना नहीं होगा, 1 और 2 का तो कोई सवाल ही नहीं है. ऑलराइट गाइस, तो थर्ड इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक OH ग्रुप, देयरफॉर इसका लोवेस्ट pKa वैल्यू हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो सी आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड X मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, इसका मतलब एल्डिहाइड होने का पूरा चांस है. येलो प्रेसिपिटेट ट्रीटमेंट विद I2 एंड NaOH, ये NaOH है, I2 और NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है, इसका मतलब या तो ये वाला ग्रुप होगा या तो इसके अंदर CH3CO ग्रुप होगा, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप. अब आप ऑप्शंस देख लीजिए. 2 हाइड्रोक्सी 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे 3 डाइमिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा दिया, 3 पे डाइमिथाइल ले लिया. बच्चों इसके अंदर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है, इसलिए ये, और इनफैक्ट एल्डिहाइड भी नहीं है, तो ये दोनों टेस्ट नहीं देगा, तो ये तो आंसर रिजेक्टेड. 2,5 हेप्टेन डाइओन, अगर हम 2,5 हेप्टेन डाइओन की बात करते हैं, 2 एंड देन 5, 3, 4, 5, इसके अंदर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, ये चलेगा, लेकिन ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है, रिजेक्टेड. 2 डाइमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनल, ओके, 3, 2, 5 पेंटेनल ये हो गया, एंड 2 डाइमिथाइल
2 डाइमिथाइल यहाँ पे हो गया एंड 3 पे ऑक्सो हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसमें भी मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है, तो ये भी रिजेक्टेड। 2 अब हम डी ऑप्शन पे आ रहे हैं। 2 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंटेनल, तो 1 2 डाइमिथाइल हो गया एंड 4 पे ऑक्सो हो गया, 3 4 ये रहा। इसमें एल्डिहाइड भी है इधर, साथ में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप भी है, तो यही दोनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। ओके गाइस, नेक्स्ट, इफ रेशियो ऑफ concentration of oxidized and reduced form of species in electrochemical reaction will be given by this, then the correct expression among the following at 25। हालांकि इसमें मेंशन होता कि ई और ई नॉट क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन, तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिलहाल मैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान के चल रहा हूँ, ए चेंजिंग इनटू ए एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूं, ई इज इक्वल ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ए एन प्लस, ये ऑक्सीडाइज्ड पोर्शन का कॉन्सेंट्रेशन है और ये रिड्यूस्ड पोर्शन का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और ये रेशियो मुझे दिया है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड पोर्शन का कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये मुझे डेटा दिया है 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ओके गाइस, तो ई माइनस ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन इनको 9192, ठीक है, इट्स ओके, मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 0.0592 डिवाइडेड बाई एन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ गया। ओके, तो सिंपल नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन। Among the following numbers, the one in which all zeros are significant, ये सभी लोग जानते हैं, जो फर्स्ट जो है नॉन जीरो नंबर होती है उसके राइट साइड के जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर सी हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेफ्ट वाले इनसिग्निफिकेंट एंड राइट वाले सिग्निफिकेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Among the following set of compound, the one is which a reaction between them followed by hydrolysis that does not lead to the formation of 1-phenyl 2-butanol। ओके, मतलब कौन सा पेयर इसमें से चुनूं जिससे हमें 1-phenyl 2-butanol नहीं मिले, ठीक है। यानी कि हमें चारों चेक करना पड़ेगा। फिनाइल एसिटल्डिहाइड की बात करें, फिनाइल एसिटल्डिहाइड आपका ये होता है, इसके अंदर अगर आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दिया ETMgBr, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, आप सभी जानते हैं। तो PHCH2 CHO माइनस और यहाँ पे ET आ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं बच्चों, CH2 CHOH CH2 CH3, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 1-phenyl 2-butanol बन रहा है। अब ऑप्शन बी पे आ जाए हम, ब्यूटेनल एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्यूटेनल आपका है CH3 CH2 CH2 CHO एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी PH माइनस MgBr। अब अगर इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कराता हूँ तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO माइनस PH, और अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो CH3 CH2 CH2 CHOH एंड PH। इज इट 1-phenyl 2-butanol? नहीं, ये 1-phenyl 1-butanol है, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो सी एंड डी ऑप्शन, होपफुली, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपके सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। आप चाहो तो सिंपल रिएक्शन करा लो, जैसे ये तो हो गया आपका बी, ये हो गया ए। अगर सी पे आते हो तो प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, इसका रिएक्शन बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से यानी PHCH2 MgBr, तो PHCH2 माइनस का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, तो CH3 CH2 CHO माइनस CH2 PH बनेगा। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बनेगा हाइड्रोलिसिस करने पर, 1-phenyl 2-butanol बन रहा है इसमें।
राइट। ऐसे डी ऑप्शन भी देख के लेते हैं, 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन, 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन 1 फिनाइल, राइट। अब अगर आप इसका NaBH4 से रिडक्शन करा दोगे तो PH CH2 CHOH CH2CH3, ये भी 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल है। So this is the option B in which the desired product is not formed। केवल बी ऑप्शन में ही आपका 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल नहीं बना है। ऑलराइट, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन, जिसमें आपको इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे बी ऑप्शन मिलने के बाद आपको आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर डी ऑप्शन होता तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CFSC ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज जिंक, कोबाल्ट एंड इरिडियम। ये तीन मेटल्स दिए हैं और आप जानते हो कि 4D 5D का जो डेल्टा ओ वैल्यू होता है वो 3D से कहीं ज़्यादा होता है, 30 to 40%। लाइगेंड भी सेम है यहाँ पे। तो एक बात तो तय हो गई कि इरिडियम कॉम्प्लेक्स का जो डेल्टा ओ का वैल्यू होगा वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे रिजेक्ट हो गए, तो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स का हाईएस्ट वैल्यू होगा। अब इनकी बात करें तो जिंक का लीस्ट होगा, D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है, हालांकि यहाँ 3+ दिया है, आई होप ये बाय मिस्टेक होगा, 2+ दिया होना चाहिए। तो D10 कन्फिगुरेशन होगा तो इसके अंदर स्प्लिटिंग सबसे कम होगी, तो जिंक का लीस्ट होगा। और अगर मैं +2 एंड +3 की बात करूं तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर के, सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डेल्टा ओ वैल्यू। तो करेक्ट ऑर्डर हो गया इरिडियम नंबर 1, देन आपका 3+ वाला कॉम्प्लेक्स, देन 2+ वाला कॉम्प्लेक्स है, जिंक का सबसे कम, यानी आपका ए ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड एज पोलर एंड नॉन पोलर बेस्ड ऑन देयर डाइपोल मोमेंट्स गिवन बिलो देयर आर सम सॉल्वेंट। आपको इसमें से पोलर सॉल्वेंट छांट के निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला है 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, यानी पी जो कंपाउंड है 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, क्लियरली दिख रहा है कि ये दिस इज गोइंग टू हैव सम डाइपोल मोमेंट। इसका जो डायरेक्शन लोकेशन लगी हुई है इसमें बीच में कहीं ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा, तो पी एक पोलर सॉल्वेंट होगा। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर की बात करें, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर कुछ इस प्रकार का होता है, एंड यहाँ भी देख सकते हैं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ये हो गया आपका Q। देन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, अगर मैं R की बात करूं, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन के अंदर बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट कट जाएंगे, नेट 0 हो जाएगा, तो ये आंसर में नहीं आएगा, है ना। S की बात करें 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन है बच्चों, ये एक्चुअली एंटी फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तब तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन अगर बाकी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए गॉच फॉर्म हो गया, तो इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है इसलिए मुझे कहना चाहिए कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, राइट, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन की बात करूं, अगर मैं प्रोपेन 1 अमीन, ये तो क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, इसके अंदर यूं समझ लीजिए कि इस प्रकार का ज्योमेट्री होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं आएगा, यानी एक टी भी आपका ऑप्शन हो गया जो पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। अब आप चेक करिए, आपके पास पी है, एस है और टी है, पी एस टी इनका, बल्कि क्यू भी है, पी क्यू एस टी। तो अब आप चेक करिए पी क्यू एस टी, ये 4 मॉलिक्यूल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो एक ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, बाकी सभी में आर शामिल है और आर आपका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। ओके गाइस, alright, next question, which of the following statement is correct? Half life is 50% of total time taken for completion of reaction। incorrect statement है, half life actually होता है time required to consume 50% of initial concentration, ना कि half life is 50% of T completion। इनफैक्ट कई सारी रिएक्शन में तो T completion डिफाइंड ही नहीं होता है, निकल के आता ही नहीं है, इनफाइनाइट टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये करेक्ट नहीं है। collision frequency, which is the number of collisions per second per unit volume which is same as rate constant of reaction, ये गलत है।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी रेट कांस्टेंट के बराबर नहीं होती है, राइट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिंपली बताता है कि यूनिट टाइम में कितना कोलिजन हो रहा है, और सारे कोलिजन एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो इसको रेट नहीं ले सकते। A change in activation energy of a reaction for a particular temperature will result in proportional change in the rate and rate constant of reaction at the same temperature। नहीं, क्योंकि हमारी आर्हेनियस इक्वेशन ये है माइनस ए अपॉन आर टी है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को ट्वाइस कर दोगे तो रेट ट्वाइस थोड़ी हो जाएगा, या रेट हाफ थोड़ी हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विल रिजल्ट इन प्रोपोर्शनल चेंज, यानी कि ये तो यही बता रहा है कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट करके ई को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, जो कि गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट यूनिमॉलिक्यूलर, ये बिल्कुल सही है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एकदम डिफरेंट कंसेप्ट होती हैं। सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूरी नहीं है यूनिमॉलिक्यूलर हो, बहुत सारी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती हैं, स्पेशली अगर एक को हम एक्सेस में ले लेते हैं तो रेट उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट यूनिमॉलिक्यूलर। अगला है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्लोप ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो, ये भी गलत है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो होता है वो सी नॉट अपॉन टू के होता है, राइट। अभी बोल रहे हैं टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का स्लोप अगर आप बनाते हो तो इसका जो स्लोप आएगा वाई इक्वल टू एम एक्स है ना, तो वन अपॉन टू के हो जाएगा, है ना, जीरो तो नहीं है ये। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, केवल चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। Alright guys, next question. The orange color of K2Cr2O7 and yellow color of K2Cr4 are respectively due to, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों क्रोमियम यहाँ +6 है, यहाँ भी +6 है, तो डी ट्रांजिशन तो एब्सेंट है, ये रीजन नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट रीजन होता है वो चार्ज ट्रांसफर होता है। डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर ये भी गलत है, इट इज ओनली चार्ज ट्रांसफर इन बोथ, राइट। तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ये थे 13 चुनिंदा क्वेश्चन जो IOQC पार्ट 1 पेपर का हिस्सा थे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 12 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप एंड 7 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट टाइप, वो हम अगले 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने लेके हाजिर होगा। एंड इससे पहले कि मैं इस सेशन को समाप्त करूं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट जो होने वाला है 27 तारीख को, 27 मार्च 11 बजे, 21 क्वेश्चन 61 मिनट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ऑल इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर आप सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है आपके लिए इस एग्जामिनेशन के थ्रू कि आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है वो किस लेवल में है, यानी ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ स्टैंड करते हो, राइट। टारगेट 24, 23 एंड 22 तीनों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आप एनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉल करके या फिर हमारा प्रोमो कोड यूज करके जो है SD सर लाइव, आप इसको फ्री एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के लेवल को जान सकते हैं एंड बहुत सारा स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी पे। बहुत सारे प्राइजेस एंड बहुत सारी स्कॉलरशिप आपका इंतजार कर रही है। इस एग्जामिनेशन को एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कीजिए along with lots of prizes and scholarship. All right guys, thank you very much, bye bye, take care.